तो ये है 22 अक्टूबर 2023 संडे का दिन और हमारी ये ट्रेन है नंदा देवी एक्सप्रेस जो कि चल रही है कोटा से देहरादून। तो बिल्कुल सही टाइम पर ये हम आ गए हैं, वही 4 बजे के आसपास का ये टाइम होगा। और ये हरिद्वार का ये स्टेशन है जहाँ पर हम उतर गए हैं। और भाई उतरते ही इतनी सर्दी लगने लगी ना, क्या बताऊँ। मतलब यहाँ मौसम हमारे आगरा के हिसाब से काफ़ी ठंडा था। तो बस यहाँ पर अभी हम यहाँ चौक पर आ गए हैं। यहाँ इतनी सुंदर सुंदर शिव जी की मूर्तियाँ थी ना, मैं तो उनको देखती ही रह गई। बहुत ही खूबसूरत यहाँ मूर्तियाँ थी। एक उधर थी वो ब्लू कलर की, यहाँ वाइट कलर की। फिर हमको यहाँ से सीधे जाना है हरिद्वार का जो फेमस घाट है हर की पौड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ ऑटो से। एक ऑटो कर लिया है, स्टेशन के थोड़े ही पास में था। तो फिर बस उसने हमको वहाँ पर छोड़ दिया। भाई यहाँ पर सबसे उतरते ही जिसको ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, उन सब ने जैकेटें पहन ली हैं। और चलते समय भाई गंगा जी के तो दर्शन मिलना स्वाभाविक है। इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये लीजिए हम पहुंच गए हैं, ऑटो ने हमें उतार दिया। अब थोड़ा सा हमको है ना पैदल चल करके हर की पौड़ी तक जाना है। तो ये बीच में एक ब्रिज आ गया है, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरी ऐसे गंगा जी तेज बहाव से जो बह रही थी ना, वो देखने में बहुत ही दृश्य जो था मनोरम लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फाइनली हम लोग आ गए हैं हर की पौड़ी वाले घाट पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये घाट ऐसा है कि यहाँ पर आपके जूते चप्पल है ना पहले ही उतरवा लिए जाते हैं। इस घाट पर बिल्कुल भी आप ले जा नहीं सकते हो। तो हम लोग खैर यहीं आ गए, जूते चप्पल हमने अपने जमा करा लिए हैं और सबका मूड बन गया है इसी मुहूर्त में नहाने का। तो भाई हम लोगों ने अपने बैग वगैरह यहाँ सीढ़ी पर रख दिए हैं। और फिर सबसे पहले हम बड़े लोग गए, बच्चे लोग वहाँ बैठे रहे। तो दीदी हैं, मैं हूँ और भानु हैं, हम तीनों धीरे धीरे करके पानी में उतरे। भाई पानी गंगा जी का आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा ठंडा होता है। हरिद्वार का तो ख़ास तौर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम ग्लेशियर से निकल कर के सीधा यहीं आ गया है, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। तो हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके, भानु तो खैर इन मामलों में बड़े मतलब बोल्ड कहूँगी, वो तो फटाफट से पानी में चले जाते हैं और डुबकी भी लगा ली। मैं और दीदी तो बहुत देर तक अपना मूड ही सेट करते रहे कि कैसे आगे बढ़े कैसे आगे बढ़े। लेकिन फाइनली फिर आगे चल करके फिर हम लोग धीरे धीरे पानी में उतर गए और हम लोग फिर नहाए बहुत अच्छे से। वैसे एक बार थोड़ी हिम्मत कर ली जाए, लेकिन फिर ऐसा होता है ना, फिर बाद में फिर उतना वो डर जो है वो निकल जाता है। तो बस पहली बार में ही जाने में थोड़ा डर लग रहा था, फिर तो खैर हम लोग अच्छे से नहा लिए। फिर हम लोग नहाए, उसके बाद बच्चों का नंबर आया। जो हालत हमारी थी वही बच्चों का हाल था।
इसमें यह है कि जो मेरा बाबू है ना, वो अपने बिल्कुल डैडी पे गया है। वो तो फटाफट से पानी में उतर गई और उसने तो बिल्कुल डुबकियां लगाई। और यहाँ परू और मेरी कुन्नू ये लोग मूड बनाती रही कि हम लोग धीरे धीरे पानी में जाएंगे। वैसे यहाँ जिस घाट पर हम है ना, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, हालांकि चेन भी है लेकिन ये गहरा नहीं है बिल्कुल भी, तो आराम से यहाँ बैठ करके नहा सकते हैं। गंगा स्नान हो गया है और यहाँ इतना ठंडा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग घर से जैकेट वगैरह लेकर आए थे। यहाँ सब बच्चे लोग भी तैयार हो गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आज हमारा स्नान हुआ है। वैसे हरिद्वार तो मैं पहले भी कई बार आई हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त में मैंने यहाँ स्नान करा हो। हमेशा वही दोपहर का टाइम हो जाता है, तभी नहाते थे हम लोग। लेकिन भाई इस बार जो सूर्योदय से पहले हमें जो नहाने का जो मौका मिला ना, तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और 5:30 बजे तक हम सभी लोग नहा धो के तैयार हो गए थे। फोटो ले ले। और इस बीच यहाँ है ना अनाउंसमेंट होने लगी थी कि 6 बजे गंगा आरती का समय है, सभी लोग आ जाएं, आराम से बैठें और गंगा आरती का आनंद लें। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो सामने वाले घाट की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ से सामने ही हमें गंगा आरती देखने को मिलेगी। भाई पता है, ये भी मेरा पहली बार का अनुभव था कि मैं गंगा आरती देख रही हूँ, क्योंकि कभी हम ऐसे मौके पे पहुँचे ही नहीं थे कि कभी शाम की आरती मिल जाए या सुबह की मिल जाए, क्योंकि ये टाइमिंग इनकी फ़िक्स होती है कि सुबह 6 बजे होगी, शाम को 6 बजे होगी। तो हमारा तो अक्सर वो दोपहर का ही टाइम होता था। लेकिन भाई आज बहुत अच्छा मतलब ये अवसर देखने को मिला। और सुबह देखते ही देखते मतलब 6 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ घाट पर इकट्ठा हो गई गंगा आरती को देखने के लिए। तो हम लोग भी सीधे उधर ही जा रहे हैं अपना सारा सामान लेके, और फिर जगह बनाकर हम लोग भी एक जगह बैठ गए। और फिर यहाँ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और सामने की तरफ घाट पर वहाँ गंगा आरती अब होगी। ये जना जोत की सेवा ही महासेवा होती है। गंगा मैया जो जना जोत करेगा उसकी कामना पूरी होती है। जना जोत का दान महादान होता है। पहले मैंने ना चित्रकूट के घाट पर गंगा आरती देखी थी, वहाँ पर भी हो रही थी शाम के टाइम की, लेकिन कभी हरिद्वार की नहीं देखी थी। तो भाई आज फाइनली मेरे को हरिद्वार की ये गंगा आरती देखने को मिल गई। बस इसके बाद फिर अच्छा खासा उजेला होने लग गया और सूर्योदय हमने देखा। भाई पहाड़ के पीछे से इतना सुंदर सीन था, ऑरेंज ऑरेंज चारों तरफ वहाँ हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कर लिया फिर से एक ऑटो और अब हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश, जहाँ पर हम जा रहे हैं जानकी झूला देखने। आपको तो पता ही है कि लक्ष्मण झूला बंद हो चुका है, अब केवल राम झूला और जानकी झूला ही देख सकते हैं। दे दो हमको, एक दे देना। मेथी ओढ़ने वाला मेथी खाकरा खाइए, पूरा खाओ भी पेट भरता है। उत्तराखंड का तो मतलब एक एक कोना देखने लायक होता है। यहाँ तो जगह जगह वही पहाड़, नदियाँ, ये सब बीच में चलता रहता है। हम जो मैदानवासी हैं ना, ये हम आगरा वालों को तो मतलब ये उत्तराखंड और ये सब तो बहुत ही अच्छा लगता है सच में। तो यहाँ बीच बीच में हमें गंगा नदी मिल रही हैं और यही सब थोड़ा सा ही रास्ता था, करीब आधे घंटे का ही रन होगा हरिद्वार से ऋषिकेश का। हम लोग आ गए हैं और यहाँ हम आ गए हैं सीधे ये जानकी झूले पे। सबसे पहले अगर आते हैं ना तो यही पड़ता है, पहले जानकी झूला मिलेगा, फिर इसके आगे राम झूला है, फिर उसके आगे है लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश का जो नाम है ना, वो मोस्टली देखा जाए तो लक्ष्मण झूले से ही फेमस है। तो लक्ष्मण झूला यानी कि काफ़ी साल पुराना है, तो इन दिनों वो हो गया है बंद और उसके बगल से ही एक नया पुल बन रहा है और लक्ष्मण झूले को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।
और अब ये वक्त होगा 8 सवा 8 बजे का। अच्छी खासी धूप हो गई है, तो हम लोग यहाँ घाट पर बैठ गए, यहाँ जानकी झूले वाले घाट पे। और हम लोगों के जो गीले कपड़े थे ना, जो सुबह हम लोग नहाए थे, तो वो सब हमने यहाँ सुखा दिए हैं धूप में। और यहाँ भानु गए हैं पता करने कि आगे का जो हमको घूमना फिरना है उसका लिए हम लोग गाड़ी सोच रहे हैं कि एक कर लेते हैं। तो वही सब पता करने गए हैं कि वो कितने में होगी, कैसी क्या होगी। फिर फाइनली एक गाड़ी, ये जिप्सी जो दिख रही है आपको, ये हमने बुक कर ली है। और आज की ट्रिप में शामिल है नीर झरना, उसके बाद है देवप्रयाग। फिर देवप्रयाग घूम करके लौटते समय ये हमको शिवपुरी में छोड़ेगा। वापस ऋषिकेश अभी नहीं आएंगे, हमारा आज का नाइट स्टे शिवपुरी में होगा। तो हम लोग सभी लोग सेटल हो गए हैं, अपने सामान रख लिया है अच्छी तरीके से और बैठ गए हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नीर झरना देखने, जो कि अभी इसी रूट पर है और 9 किलोमीटर करीब मेन रोड से अंदर जा कर के ये पड़ता है। और अगर इस जिप्सी के किराए की बात करूँ तो ये 5000 में खूब बार्गेनिंग करने के बाद सेट हुआ है। 5000 में ये पूरा हमारा आज का ये ट्रिप होगा। देखा जाए तो पूरा घूम के फिर के मतलब हमको शाम रात तो हो ही जानी है, तो ये इनका चार्जेस है। वैसे तो यहाँ पर ये लोग बहुत हाई फाई बोलते हैं, 7000 8000 का ट्रिप होगा, तो थोड़ी बार्गेनिंग यहाँ करनी पड़ती है। खैर फिर हम लोग निकल गए और चल दिए हैं नीर झरने की तरफ। पहाड़ों का वही गोल गोल रास्ता, खूबसूरत नज़ारे, हरियाली। और सुबह तो काफ़ी मतलब ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था तो दिन गर्म होता जा रहा था, जैसा कि नॉर्मली मैदानों में रहता है। तो जैकेट वगैरह भी समझिए धीरे धीरे उतर गई थी। जैसे जैसे पहाड़ी में ऊपर की तरफ मतलब चढ़ते चले जाते हैं ना, तो हमारे मतलब कान भी बंद होते चले जाते, कभी कान बंद हो रहा है, खुल रहा है, ये पूरे रास्ते भर ये अनुभव होता रहा। और रात में तो आप लोगों ने हमारा जो ट्रेन में डिनर देखा ही था ना, तो समझिए थोड़ा थोड़ा सा खाना वो बचा हुआ था। और यहाँ इतनी ठंडक थी तो खाना ख़राब होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, वो रात का ही ताज़ा खाना था। तो सुबह का नाश्ता हमारा वो हो गया था, जो कि हमने जानकी पुल पर ही किया। अब यहाँ देखिए हम मेन रोड से अंदर की तरफ कट ले रहे हैं नीर झरने के लिए। बाइक से गए हैं, तो पूरा जाम लग गया है। तो हम लोग आ गए हैं झरने की तरफ। यहाँ पर क्या है ना कि ऊपर थोड़ा पहाड़ी के ऊपर हमें जाना होगा। झरना हालांकि नीचे दिख तो रहा है, लेकिन इसको ऊंचाई से देखने के लिए लोग इसमें काफ़ी दूर तक ऊपर पहाड़ तक जाते हैं। तो बहुत ही ये सुंदर व्यू था। यहाँ इतना तेज़ी से जो झरना बह रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दीदी और परू तो इधर ये जो पुल दिख रहा है ना, यहाँ तक ही रहे। फिर इसके आगे की जो चढ़ाई थी, यही झरना ही है जो ऊपर जाके और देख लो कि ऊपर से कैसा क्या व्यू दिख रहा है। तो उसके लिए फिर हम चारों, यानी कि मैं, भानु और मेरी दोनों बेटियाँ, हम लोग फिर आगे ऊपर चढ़े। इस तरीके से घूमने फिरने के लिए आपके पास बढ़िया ट्रैकिंग वाले शूज़ होने चाहिए। मेरे और बाबू के तो खैर ये सिंपल वाले शूज़ हैं, लेकिन भानु के और ये कुन्नू के शूज़ काफ़ी अच्छे हैं, उनमें काफ़ी अच्छी ग्रिप है। वो ख़ास तौर पर ट्रैकिंग वाले ही शूज़ हैं। उसमें ये होता है कि हमारे शूज़ तो मतलब फिर भी है ना, ऐसे पहाड़ी रास्ते पर फिसल जाएं, लेकिन उनके शूज़ बिल्कुल नहीं फिसलते हैं, वो अच्छी पकड़ बनी रहती है। मैं तो भी थोड़ा बहुत हल्की सी स्लिप हुई, या बाबू भी हुआ, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं हुए अपने शूज़ की वजह से। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं ऊपर। पता है जाने वाले तो इससे भी और ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारा ये पीक पॉइंट था भाई, यहाँ पर आ गए। हमें यहीं अच्छा लग रहा था और मैंने तो यहाँ बैठ के बहुत ही मज़े लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर बस हमने उतरना यहाँ से शुरू कर दिया। अब हम जा रहे हैं वहीं जहाँ पर दीदी हमारा इंतज़ार कर रही है, नीचे वाले पुल पे। लो भाई, डैडी आ रहे हैं ट्रैक करते हुए। उतरते समय तो वैसे ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैर एकदम मैं जमा के चल रही थी, पता चला जरा सा फिसले और सीधे मैं नीचे जाऊँ। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा शूट करा, फिर रख दिया कैमरा अपना जेब में और फिर मैं चल दी आगे। गर्दन दुख गई है, ऊपर गर्दन में दर्द हो गया। हिमालयाज बोलते हैं।
तो इस तरीके से भूगोल विषय पर चर्चा करते हुए यहाँ मैगी खाई गई और चाय पी गई। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ जगह जगह ना मैगी वगैरह खाने के पॉइंट बने हुए थे कि आप झरना भी देखते रहो और साइड में बैठ के मैगी खाओ, चाय पियो। बहुत अच्छा लगा। फिर हम आ गए नीचे और फिर ये पार्किंग में चली गई थी गाड़ी। फिर इनको बुला लिया गया और फिर अब हम जा रहे हैं सीधे यहाँ से देवप्रयाग। तो 12 बजे तक हमारा ये नीर झरना हमने देख लिया। अब नीर झरने से देवप्रयाग की दूरी है करीब 65 किलोमीटर, यानी कि आराम से 2-2.5 घंटे का अब ये सफ़र है। अब इस बीच हम लोग लंच भी करेंगे, लेकिन ये सफ़र भी जो है मतलब इतना आसान नहीं है। इसमें हमें मिला आगे लैंडस्लाइड हो गया था और उसकी वजह से काफ़ी बड़ा जाम यहाँ लग गया था। तो काफ़ी समय हमारा ऐसे ही मतलब जाम में फंसे हुए ही बना रहा। फिर इसके बाद थोड़ी देर मतलब इधर का रूट खोला गया, जिससे कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ से गईं, कुछ गाड़ियाँ फिर वहाँ से आईं। ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर हमारा नंबर आया। फिर हमने देखा कि वहाँ पर है ना JCB भी खड़ी हुई थी सारा ये मलबा वगैरह साइड में करने के लिए। भाई पहाड़ों में ये रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है कि आपको ये सब देखने को मिलेगा और पूरे धैर्य की ज़रूरत होती है कहीं भी पहुँचने के लिए। इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं होता, क्योंकि भाई जो रूट होता है ना वो बिल्कुल इतना ही होता है कि एक गाड़ी इधर से निकल जाए, एक गाड़ी उधर से निकल जाए। ज़्यादा ओवरटेक के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। पहाड़ों में जा के तो बस मैंने यही सीखा है, आराम से चलो, धीरे पहुँचो, कहीं भी पहुँचो आराम से पहुँचो और पूरे धैर्य के साथ चलो। गाड़ी काफ़ी देर तक जाम में फंसी रही थी, तो भानु आगे का माहौल देखने के लिए ना पैदल निकल गए थे। तो वो फिर हमको यहाँ मिल गए हैं इस वाले स्पॉट पे जहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो बस यहाँ से अब हम सीधे आ गए हैं। ये होगा करीब 2 बजे के आसपास का वक्त। तो ये एक छोटा सा ढाबा है जहाँ हम लोगों ने खाना खाया। भाई आपको क्या बताऊँ, ढाबा भले ही मतलब ये छोटा है, लेकिन आपको हम लोग इतने लोग थे मतलब 215 रुपए में हम सभी लोगों ने भर पेट खाना खाया। यहाँ पर खाने की कोई लिमिट नहीं थी। वो दनादन रोटियाँ लाता जा रहा, चावल ला रहा, दाल सब्जी पराठा, मतलब बहुत कुछ था। भाई पहाड़ों में भी इतना बढ़िया है ना, इतना तो हमारे मैदानों में भी इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना यहाँ पर मिल रहा था। इतना अच्छा ये ढाबा था, यहाँ हमको लेकर आया ये वैन वाला, बहुत बढ़िया। अब बस यहाँ से करीब 1 घंटे का सफ़र और रह गया है, फिर हम पहुँच जाएंगे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग ऐसा है कि काफ़ी ऊंचाई पर हमें जाना पड़ता है। तो गाड़ी वहाँ ऊपर एक जगह है, वहाँ पर पार्क हो गई साइड में कहीं, और फिर हम लोगों ने बाज़ार के रूट से फिर अंदर जाना शुरू किया। ये है वो रास्ता। तो मेन रोड से अब हम जा रहे हैं ये नीचे की तरफ। देवप्रयाग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं से ये गंगा कहलाना शुरू हो जाती है। उससे पहले इनको गंगा का नाम नहीं दिया गया है, वो अलग अलग नदियाँ हैं जैसे नाम बताया मैंने आपको। तो बस यही इसीलिए इसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है इस स्थान का। और यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये नदी देखिए कितना ही अलग रंग लिए हुए है, हरे रंग का ये पानी लग रहा है, इतना सुंदर। ये है भागीरथी नदी, इतना सुंदर हरा है, अलग ही ग्रीन कलर है। प्रेशर देखो दीदी कितना तेज आ रहा है। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। उत्तरांचल की पहाड़ियों में बहते हुए ही देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है और गंगा के रूप में आगे की यात्रा की शुरुआत करती है। अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में संतोपथ और भागीरथ ग्लेशियर के संगम पर होता है। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। गंगा नदी के भी 4 धाम में अलग अलग नाम प्रचलित है। जैसे गंगोत्री में गंगा को भागीरथी कहा जाता है, वहीं केदारनाथ में इसे मंदाकिनी कहा जाता है, बद्रीनाथ में यह अलकापुरी के नाम से जानी जाती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तथा इसका ये नाम समाप्त हो जाता है और यहाँ से इसका नाम सिर्फ गंगा ही रह जाता है। देवप्रयाग में गंगा के पानी में अलकनंदा जलधारा का स्थान भागीरथी से ऊंचा माना जाता है। आपको यहाँ की एक मज़ेदार बात बताती हूँ। यहाँ पर ये जो 2 नदियाँ हम देख रहे हैं कि एक यह हरी वाली है जो काफ़ी हिचकोले खाती हुई आ रही है और बड़ी तेजी से चंचलता के साथ बह रही है, यानी कि ये भागीरथी नदी को संज्ञा दी गई है सास की। और दूसरी तरफ जो बड़े शांत स्वभाव से बह रही है, बहुत ही हल्के ये जो ब्राउन कलर की हैं, तो इसको संज्ञा दी गई है बहू की। तो ये सास और बहू के नाम से यहाँ इस तरह से फेमस हैं। तो यानी कि सास काफ़ी चंचल है और बहू बिल्कुल शांत है।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी है। पानी तो एकदम चिल्ड है। फ्रिज में दीदी, फ्रिज में भी इतना ठंडा नहीं होता है ना? नहीं। ये नहीं सोचा था देवप्रयाग आ पाएंगे कभी। हाँ सही बात है। और मैंने ये नहीं सोचा कि दोबारा आऊंगी। यहाँ आओ तो अच्छा ही लगता है। क्या मैं नहीं जा रही। ओ मछलियाँ पर इसमें देखो आ रही है ना, उल्टी बह रही है बेचारी। जाना उस तरफ जा रही, उस तरफ क्यों नहीं चली जाती है जब फ्लो उस तरफ का है? तो यहाँ काई मिलती है ना खाने को। मिला सारी इनकी हेल्थ कितनी अच्छी है दीदी, इतनी अच्छी हेल्थ की मोटी मोटी मछलियाँ। देवप्रयाग का ये इन दोनों नदियों के जो संगम का ये जो छोटा सा घाट है ना, ये इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आके। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा आई हूँ। तो एक बार मैं और आई थी यहाँ पर, कोरोना काल से पहले की बात है, 2020 मार्च में। तब मेरे साथ मेरी मम्मी थी। तब हम लोगों ने इसके मतलब पहली बार यहाँ पर हम लोग आए थे, देवप्रयाग आए थे, यहाँ दर्शन किए थे हमने इन दोनों नदियों के। तो उसके बाद से फिर मैं अब आई हूँ। देवी मैया। बस अब यहाँ से हमारी हो रही है वापसी। हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी। अगर हम उसी रूट पे अगर और आगे चले जाएं ना, तो वहीं पर आ जाता है चंद्र बदनी मंदिर। तो वहाँ पर मैं पिछली बार गई थी अपने मम्मी के साथ, जब मैं आई थी ना, मम्मी और हमारी पूरी फैमिली, तब मैं गई थी देखने। काफ़ी अच्छा मंदिर है। ऊपर एक पहाड़ी पे चढ़ के, जैसे वैष्णो देवी यात्रा का एक छोटा सा रूप है वो, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाके। खैर इस बार हम वहाँ नहीं गए, फिर यहाँ से हम वापस हो लिए हैं। अब हम जा रहे हैं शिवपुरी। आज का जो रात का हमारा विश्राम करने का जो है ना, वो पूरा शिवपुरी में ही है। इन्होंने है ना पहले है ना बुलेट से एक बार ये आए थे, पूरे बुलेट वालों की जो टीम रहती है ना, उससे ये लोग रुके थे शिवपुरी में। मैं भानु की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने है ना पूरा मतलब जंगल था और एक टेंट में मतलब रहे थे, और काफ़ी अच्छा वो मतलब एक्सपीरियंस था। तो वही एक्सपीरियंस भानु समझिए हम लोगों को कराना चाह रहे थे कि इस तरह से कहीं रुकेंगे। तो अभी हम वही रूट पर आ गए हैं और यहाँ पर वही जाम वाली स्थिति है। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है ना, एक के पीछे एक जो पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल वो सीनरी वाली स्थिति हो रही है। और देखिए देखते ही देखते जो जाम है वो कितना लंबा लग गया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत ही नज़ारा है। जैसे कि किसी को ड्राइंग करनी हो ना, तो वो ड्राइंग भी बना ले आराम से देख के। इसके बाद हमारा ड्राइवर हमें ले गया एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे। अभी हम चल रहे हैं मेन रोड पे, लेकिन मेन रोड से हट कर के एक रोड अंदर, ये देखिए जो कच्चा रास्ता है, इस तरफ ये ले गया। और यहाँ पर बहुत सारे हमें टेंट वगैरह देखने को मिले, लेकिन ये काफ़ी लंबा रास्ता था, बहुत अंदर लेके गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ जंगल में जा रहे हैं। और यहाँ पर है ना काफ़ी सारे बच्चे भी आए हुए थे, जैसे कैंपिंग वगैरह करने के लिए। एक बार को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर से हट के दूर जंगल में, कहीं कुछ हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए हम लोग, कहाँ गायब हो गए। लेकिन ड्राइवर ने हमें पूरा भरोसा जताया कि एक बहुत बढ़िया लोकेशन है, आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ, आपको मतलब बिल्कुल 100% ही वो जगह काफ़ी पसंद आएगी। तो फाइनली अब हम इस जगह पहुँच गए हैं। तो ये देखिए चारों तरफ जो है वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये जो कैंप है ये बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। अरे दीदी ये कितना गहरा है, ये देखो पानी इतना क्लियर है, नहाया जा सकते हैं। ये आ तो ऋषिकेश वाली पानी से, जमीन से नहीं सूखता इसका पानी, इसका पानी से जहाँ से भी ऋषिकेश की जो मुख्य जल धारा है जो गंगा नदी की, तो ये उससे हट कर के इसको यहाँ पर ये लोग नाला बोल रहे थे कि यहाँ पर एक नाला बहता है, यानी कि एक सहायक नदी कह लो, मतलब उसकी मेन नदी की एक सहायक नदी है। तो देखिए ये लोकेशन है यहाँ की।
तो यहाँ पर बहुत ही सारे टेंट थे। यहाँ हम बीच वाली फ्लोर पर हैं, इससे ऊपर भी पूरे टेंट की एक लाइन थी। यहाँ तक कि इन टेंटों में मतलब था अटैच लेट बाथ भी था। तो एक सबसे ऊपर था, ये बीच वाली फ्लोर पे हम खड़े हैं, फिर ये है नीचे वाला। तो सब बच्चों को लगा कि नीचे ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि बाहर ही है ना, बोन फायर हो रहा था। तो ये वाले टेंट में डिसाइड हुआ है कि मैं, भानु और दीदी रहेंगे, और दूसरा वाला टेंट पे बच्चों ने कब्जा कर लिया है। तीनों बच्चे उस टेंट में रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये डेक वगैरह लगा हुआ है और ये देखिए ये बोन फायर हो रहा है, चारों तरफ यहाँ पर चेयर लगा ली है। एक अलग ही माहौल यहाँ पर हमको देखने को मिला। मतलब पहला अनुभव था यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था, मात्र 900 रुपये प्रति व्यक्ति, जिसमें कि खाना पीना सब कुछ शामिल था। ये पहले नाश्ता आया, रात में हमको खाना भी मिला और सुबह का नाश्ता भी मिला। भाई इसके बाद मैं और दीदी तो चालू हो गए हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद। उसके बाद भानु भी हमारे साथ शामिल हो गए। खूब हम लोगों ने मस्ती करी यहाँ पर। डांस वांस तो किसी को ढंग से आता नहीं था, बस ऐसे ही नाचते कूदते रहे। फिर खाना वाना खाया करीब 12 बजे तक। फिर हम लोग चले गए थे अपने अपने टेंट में सोने के लिए। हर टेंट में 3 बेड लगे हुए थे, खूब बढ़िया गद्दा था, एक रजाई थी और एक टेबल फैन भी था, चार्जिंग के पॉइंट्स थे। लेकिन खैर हमें पंखे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, काफ़ी अच्छी ठंडक हो गई थी यहाँ जंगल में। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन समाप्त होता है और हमारा ये व्लॉग भी। नेक्स्ट डे हम लोग है ना उस सहायक नदी के पास गए थे उसको देखने के लिए सुबह सुबह। तो अगला व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की कुछ चुनिंदा तस्वीरों के साथ इस व्लॉग का हम समापन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।